नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। काला चिट्ठा मतलब बहुत साफ है, काले धन धारकों के नाम सरकार सुप्रीम कोर्ट में सौंपने जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने ही दरअसल ये पूरा का पूरा निर्देश किया था कि अगले 24 घंटों के भीतर आप बताएं और किसी भी तकनीकी वजह, किसी भी तरीके की ट्रीटी को वजह ना बनाएं और उस पर कार्रवाई खुद सुप्रीम कोर्ट कर लेगा, क्योंकि एसआईटी इसीलिए नियुक्त की गई है। इसलिए सरकार के सामने दो ही रास्ते। आज सबसे बड़ा बात ये मसला माना जा रहा है, क्या वो समूचे नाम जिसको लेकर बार बार जिक्र आज से नहीं बीते 3 बरस से हो रहा है, और शुरुआत बीजेपी के जरिए हुई थी कि इस तरह से 700 नाम हैं, उसके बाद कुछ और नाम निकल कर आए और होते होते संख्या 800 तक पहुंच गई। फिर कहा गया 136 नाम हम बता सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम लोगों ने कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की है। लेकिन अब से कुछ देर बाद यानी तकरीबन 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार बंद लिफाफे में इस लिस्ट को देगी। लेकिन सवाल आज सिर्फ बंद लिफाफे का नहीं है, सवाल है उसके बाद सुनवाई भी होगी इसको लेकर। और ये माना जा रहा है कि ये समूची लिस्ट एसआईटी को सौंपी जाएगी और एसआईटी को इसके बाद कार्रवाई करने के लिए भी कहा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले केंद्र सरकार लगातार जिन बातों का जिक्र करती रही कि 1995 की ट्रीटी जो कि जर्मनी के साथ है, उसमें बिना इस तरीके से कोई नाम का खुलासा नहीं किया जा सकता है। लेकिन बीते 3 बरस से यानी 2011 से याद करें तो 2011 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ठुकरा दिया था, जो मनमोहन सरकार के दौर में भी कहा गया था कि हम नाम नहीं बता सकते। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी साफ राय थी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं और इससे जर्मनी को क्या लेना देना है, और आप अगर कुछ ऐसा है तो लेकिन फिर भी आप नाम बताइए और उस बारे में जो भी हो सकता है आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। और हम इसे मानने की स्थिति में नहीं है कि नाम नहीं बताए जा सकते हैं। जो प्रयत्न किए जा सकते हैं सरकार उन प्रयत्नों को करेगी। अहमद अजीम, सुप्रीम कोर्ट में आप मौजूद हैं, क्या इस तरह की गहमागहमी है वहाँ? बिल्कुल प्रसून, सुबह से यहाँ पर गहमागहमी है और मेरे बाएं तरफ दाहिने तरफ दोनों तरफ मीडिया का भारी जमावड़ा है। और जाहिर सी बात है 10:30 बजे से चूंकि इस मामले की सुनवाई होनी है, पहला मैटर है ये चीफ जस्टिस की कोर्ट में, और जाहिर सुबह से ही जो है यहाँ पर जो काउंसिल्स हैं इस मामले से जुड़े हुए हैं वो दिखने शुरू हो गए हैं कोर्ट में, और 10:30 बजे ही इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। और उसी वक्त हो सकता हो कि केंद्र सरकार के जो वकील हैं वो बंद लिफाफे में जो दस्तावेज हैं, जो भी अकाउंट होल्डर्स के नाम हैं, वो कोर्ट को सौंप देंगे और आगे फिर कोर्ट तय करेगा कि उन सारी जानकारियों का क्या करना है, कैसे प्रोसीड करेगा, कैसे आगे बढ़ेगी पूरी जांच। ये अब जाहिर सी बात है कोर्ट के हाथ में। कोर्ट ने साफ तौर पर कल कह दिया था कि आप सिर्फ और सिर्फ हमें सहयोग करिए, जो जानकारी आपको मिली है आप उसको 24 घंटे के अंदर हमको दें, हम तय करेंगे इसकी जांच कैसे होगी, आप चिंता ना करें, संधि की जो बातें हैं उसका हम ध्यान रखेंगे। अहमद, ये जो आपने कहा कि सुनवाई होगी, तो ये जो नाम सौंपे जाएंगे आज, इसके बाद सुनवाई का मसला क्या दोनों तरफ से कोई पक्ष की राय आएगी या सरकार अटॉर्नी जनरल कुछ कहेंगे इस पर, किस तरह की ये सुनवाई होगी? ये बिल्कुल देखिए, चूंकि ये मैटर लिस्टेड है आज 10:30 बजे के लिए, और जब केंद्र सरकार के वकील ये दस्तावेज सौंपेंगे तो उसके साथ जाहिर सी बात है कुछ न कुछ उनके आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे। हो सकता हो कि जो बातें कल उन्होंने कही थी उन्हीं बातों को रिट्रेट करें, वो बताएं कि क्या क्या हमारी संधियां हैं, किसके साथ, किन किन देशों के साथ, अब किस आधार पर हमको ये जानकारियां मिल सकती हैं और इसको हम किन आधार पर जो डिस्क्लोज करते हैं, ये सारी बातें उन्होंने कल कही थी। हो सकता है इन बातों को वो दोहराए भी, बताए भी कोर्ट के सामने। कितने नाम दे रहे हैं वो इस लिस्ट में, उसको वर्बली हो सकता है वो बोले। ये सारी चीजें हैं जो अपनी तरफ से ओरल आर्गुमेंट में ये निकल के चीजें आएंगी। और जो बाकी पक्षों के वकील हैं इसमें, चूंकि इसमें इंटरवीन करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के जो वकील है प्रशांत भूषण, वो लोग इंटरवीन करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से। इसमें राम जेठमलानी भी कोर्ट में मौजूद होंगे। तो सभी की तरफ से कुछ ना कुछ जो बयान है, कुछ जो आर्गुमेंट्स हैं वो सामने आएंगे। कोर्ट का क्या रुख होता है ये भी देखना होगा। जी, हमारे साथ स्टूडियो में भी 2 गेस्ट जुड़ चुके हैं। शुभम तिवारी जो कि इंडिया टुडे के एडिटर हैं हिंदी के, और पूर्व अध्यक्ष ICAI के वेजयन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम तिवारी, ये सवाल हर जहन में क्यों उठ रहा है बार बार कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ही कटघरे में खड़ी हो गई है? सुप्रीम कोर्ट का कल के निर्देश के बाद 3 बड़े क्विक निष्कर्ष निकलते हैं जो इस चर्चा को पूरा संदर्भ दे रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि काले धन की इन्वेस्टिगेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट पिछली सरकार और सरकार को एक जैसा मान रहा है, और
लगभग उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल, उसी भाषा का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने कल किया है जिसका इस्तेमाल वो 2011 से 2014 तक लगातार इस पूरे मामले की जांच में करता रहा है। पहला बिंदु जो महत्वपूर्ण है, जहां पर दोनों सरकारें एक जैसी दिखाई दे रही हैं और एक ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा है, एक भरोसे की कमी दिख रही है सुप्रीम कोर्ट को सरकार की जांच प्रक्रिया में। एसआईटी बनाना उस प्रक्रिया का अपना एक हिस्सा था, क्योंकि सरकार के पास जांच एजेंसियों की कमी नहीं है। भ्रष्टाचार की जांच करने वाली सीबीआई है, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट है, लेकिन उसके ऊपर एक एसआईटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, जो इस बात का संकेत थी कि सरकारी जांच एजेंसियां उतनी साफगोई से जांच पड़ताल नहीं कर सकती हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच होनी चाहिए। पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष ये कि इस पूरी प्रक्रिया की जांच अब सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ से करेगा, अपने सामने करवाएगा, इसलिए सरकारी एजेंसियों की और सरकार की भूमिकाएं सीमित हो गई हैं। एसआईटी को सरकार ने कल ये भी कहा है कि उसने एसआईटी को नाम दिए हैं, पर सुप्रीम कोर्ट को शायद भरोसा नहीं है कि सरकार एसआईटी के साथ भी उस तरह से सहयोग करेगी, इसलिए वो कह रहा है कि सारे नाम हमें दिए जाएं और हम एसआईटी से जांच कराएंगे। दूसरा निष्कर्ष। और तीसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रसून जी ये है कि जब ये एसआईटी बनी थी और इसकी पहली इंटरिम रिपोर्ट आई थी कोर्ट में, उस समय तक चीजें सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। आप याद कीजिए, उस समय इसी बेंच ने एसआईटी के कामकाज पर संतोष जाहिर किया था। जब ये पहली इंटरिम, हालांकि इंटरिम रिपोर्ट सीलबंद थी, पर जितना हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उस रिपोर्ट में एसआईटी ने बताने की कोशिश की थी कि उसने सारी एजेंसियों से कोऑर्डिनेट किया है और कालेधन की जांच शुरू की है। कुछ मनी ट्रेल्स भी बताई गई थी जो कि मॉरिशस तक जाकर खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद अचानक पिछले दिनों में कुछ गफलत हुई है सरकार में। वो गफलत क्या हुई है ये जानना मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद ये एक हलफनामा कोर्ट में आता है और ये हलफनामा उन्हीं तर्कों को दोहरा रहा है जिन तर्कों को सुप्रीम कोर्ट लगातार खारिज कर चुका है। ये आपने जो कहा सरकार के भीतर जो गफलत है, हम इस पर आते हैं, ये पॉलिटिकल तौर पर। और ये दो बातों का जिक्र आपने जिस रूप में किया कि सरकार अब उस जांच के दायरे में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी जो लगते रहा कि मंत्री नेता करते हैं। एजेंसीज तो मेरे ख्याल से उसी के नुमाइंदों की मौजूदगी होती है। वेद जैन साहब, क्या ये माना जाए कि जिस लहजे में ब्लैक मनी को परिभाषित किया जा रहा है, इस दौर में वो ब्लैक मनी नहीं है, सरकार के भीतर कुछ ऐसा भी है? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। मैं आपके बात का अगर देखें, ब्लैक मनी को हमें एक समझना चाहिए ब्लैक मनी का मतलब क्या है। हिंदी में जिसे हम काला धन कहते हैं, जी मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ उसकी दो परिभाषा हो सकती हैं। एक परिभाषा ये कि एक बिजनेसमैन ने कोई पैसा कमाया और उस पर टैक्स नहीं दिया, कर की चोरी की, वो ब्लैक मनी है जी। एक परिभाषा ये हो सकती है कि किसी पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट ने करप्शन करी, पैसा इकट्ठा किया और वो काला धन हो गया, तो वो इलीगल सोर्सेज से उसने जनरेट किया और इलीगल सोर्सेज से उसको टैक्स तो देने का मतलब ही नहीं है। तो ये दो बनाएंगे। उसी के दो पक्ष और हैं। एक पैसा वो इंडिया में रहा और इंडिया से बाहर चला गया। मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी बिजनेसमैन ने पैसा कमाया इंडिया में, उस पर टैक्स नहीं दिया, चाहे इंडिया में रखा या बाहर रखा, उसके परिणाम तो सेम एक ही है। एक इनकम टैक्स लगना चाहिए, उस पर टैक्स लगना चाहिए था। बाहर ले गया, वो एक फॉरेन एक्सचेंज की वायलेशन है, वो एक अलग वायलेशन है। एक पॉलिटिशियन और बिजनेस और ब्यूरोक्रेट ने जो पैसा कमाया, इंडिया में रखा और बाहर रखा, करप्शन का पैसा है, करप्शन का मनी है, तो उसके ऊपर एलिगेशन करप्शन का आना चाहिए। अब जो आज की डेट में जो सवाल उठ रहे हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए और क्या इशू आ रहे हैं, ये सवाल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि भाई ये लिस्ट दे दी जाए। और इसके पीछे कहानी क्या है, मतलब कैसे स्टोरी होती है कि एक जो लिस्ट है फॉरेन बैंक अकाउंट की, वो एक पब्लिक डोमेन में आएगी। कहीं से लगा कि जर्मनी और फ्रांस, उन दोनों के पास लिस्ट आ गई, लिechtenstein बैंक और HSBC बैंक की वो लिस्टें आ गई। अब उस लिस्टों को उनकी सरकार ने भारत सरकार को दिया डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में कि ये आप लिस्टें दे लीजिए, अगर इसमें कर की चोरी आ रही है तो आप इसकी इंक्वायरी कर लीजिए और उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में सरकार की कमिटमेंट है, इंटरनेशनल ट्रीटी में कमिटमेंट है कि ये इन्फॉर्मेशन टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर नहीं जा सकती। ये तब बाहर जाएगी जब टैक्स डिपार्टमेंट अपना केस इस्टेब्लिश कर देगा और प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर देगा, तो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, तो बाकी एजेंसी वॉक इन कर सकती हैं। इंडिया की कमिटमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी रिकॉग्निशन है कि लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव डबल टैक्सेशन ट्रीटी में एंटर कर सकती है और वो ट्रीटी इंडिया पे बाइंडिंग होगी। पिछली सरकार के पास ये सवाल आया तो सरकार से सवाल पूछा गया कि साहब ये लिस्ट को शेयर कर दीजिए, तो सरकार ने मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि साहब ये लिस्ट शेयर करने में हमें दिक्कत है क्योंकि हमारी एक ट्रीटी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी रिसर्च को वो करेगा, इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, करने के बाद जब प्रोसिक्यूशन लॉन्च होंगे तो बाकी एजेंसी से इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। मीनवाइल ईडी ने भी चिट्ठी लिख के डिपार्टमेंट को लिस्ट दी जाए तो डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, ये लिस्ट नहीं दी जा सकती क्योंकि ट्रीटी में। एक मिनट, हम यहाँ पर जरा सा ब्रेक करें। अंशुमन, इसमें से आपने भी जो कहा और इन्होंने भी कहा, एक हिस्सा आ रहा है जब सरकार चुनाव में जा रही थी और चुनाव प्रोसेस में चल रही थी तो जिन बातों का जिक्र मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे,
मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे थे, और हमारे पास चूंकि वो लिस्ट है कि कमोवेश चाहे वो वाणिज्य मंत्री हो या फिर 5-6 मिनिस्टर्स लगातार जिन बातों का जिक्र कर रहे थे और इस देश के अब अहम पद पर वो आ चुके हैं, क्या इनको इन बातों की जानकारी उस समय नहीं थी जो जिस बात का वो जिक्र लगातार कर रहे थे, हम 100 दिन में ला देंगे, कोई भी ट्रीटी कर लेंगे, प्राइम मिनिस्टर के शब्द हैं, अगर हमें कोई नई ट्रीटी करनी पड़े तो भी कर लेंगे और हम पैसा लेकर आएंगे। ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये इस तरीके के वादे पहली बार ऐसा दिखाई दिया है कि सरकार अपने वादे में उलझ रही है। विदेश से ग्लोबल रिकवरी करना काले धन की अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा है जिसे आप इतने आसानी से नहीं निपट सकते। वेद जैन जी इस बात को सहमत होंगे कि ग्लोबल रिकवरी का केवल एक जरिया है, जब आप भ्रष्टाचार से कमाए हुए धन को ग्लोबल लेवल पर प्रूव करें। तो एक स्टोलन एसेट्स रिकवरी प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का, जिस प्रोग्राम के जरिए आप जाकर प्रूव करें कि वो किसी देश के राजनेता ने उस देश को लूट कर पैसा कमाया है और विदेश में रखा है, और इस प्रक्रिया में केवल नाइजीरिया, कांगो के कुछ बड़े तानाशाहों के पैसे निकाले जा सक पाए हैं। अभी तक टैक्स हेवन से निपटने का जो इतिहास है, जिस लेवल पर अमेरिका ने या ब्रिटेन ने टैक्स हेवन से डील किया है, उन्होंने सूचनाएं ली हैं और फिर वो कालाधन रखने वालों पर देश में प्रोसिक्यूशंस चलाए हैं। और दूसरा तरीका यह है जो ब्रिटेन ने पिछले दिनों एक संधि के जरिए निकाला था कि कालाधन रखने वाले स्विस बैंकों से कहा था कि आप पैसे पर टैक्स लगाकर हमको वापस करिए। तो रिकवरी जो ग्लोबल स्टोलन एसेट्स की या भ्रष्टाचार के एसेट्स की रिकवरी है, ये एक जटिल मुद्दा है। और दो चीजें हमें समझना है, देखिए जैसा वेद जैन जी कह रहे थे, कालाधन डिस्प्रपोर्शनेट एसेट है, भ्रष्टाचार से उगाया गया कालाधन एक बिल्कुल दूसरी चीज है, और इसको इस मामले में भारत के कानून अलग अलग हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर धन छुपाने पर कानून करता है और भ्रष्टाचार की जांच दूसरी एजेंसियां करती हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ जब मिल जाती हैं तो हम इस पूरी बहस को एक दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो विदेश से पैसा वापस लाना, किसी सांसद ने हाउस में मजाक में कहा भी था कि शायद इस जन्म में वो पैसा नहीं वापस आ पाएगा। दरअसल विदेश से पैसा वापस लाना और उसकी रिकवरी करना इतनी लंबी प्रक्रिया है कि उस प्रक्रिया में जाने में लंबा समय लगेगा। अहमद, एक सवाल हर जहन में होगा, आप लगातार बातचीत भी कर रहे हैं राम जेठमलानी साहब। राम जेठमलानी साहब, मनमोहन सिंह की सरकार हो या मोदी सरकार हो, वह उस बात का जिक्र लगातार करते हैं कि ब्लैक मनी होल्डर्स जो हैं उनके नाम भी बताए जा सकते हैं और कहीं ना कहीं नाम बताकर आगे कार्रवाई भी की जा सकती है, कोई लीगल एजल्स इसमें नहीं है, इसका जिक्र वो लगातार कर रहे हैं। क्या आज जो सुनवाई होगी उस दौरान उन्हें एक पार्टी बनाया जाएगा, माना जाएगा, उनकी बात रखी जाएगी और उसको तरजीह दी जाएगी? आज इसको किस रूप में देखा जा रहा है? देखिए, राम जेठमलानी तो पहले से ही एक पार्टियों तो याचिका करता है इस मामले में, और उनकी हर एक बात को कोर्ट तरजीह कर रहा है, उनकी हर एक बात को जो के ऊपर गौर कर रहा है कोर्ट। और जो अर्जी अभी थोड़े दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी केंद्र सरकार ने, जिसमें कहा था कि हमको जो है संधियों का ध्यान में रखते हुए तभी नामों का खुलासा करना होगा जबकि किसी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाता है, तो इस चीज़ का बहुत विरोध किया था उन्होंने और इस चीज़ को बाकायदा कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया था। और उसी आधार पर ये आज कल जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि हम जो है आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, जो हमने आपसे कहा है आप वैसा कीजिए, जानकारी जो है वो हमको सौंप दीजिए। तो राम जेठमलानी की हर एक आर्गुमेंट जो वो रख रहे हैं उसको काफी जो है तरजीह दी जा रही है कोर्ट के अंदर। और आज भी अगर वो कोई बात कहते हैं, और जाहिर सी बात है वो अगर ये कह रहे हैं कि संधियों के तहत नामों का खुलासा ये कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई रीजन। अहमद जी, पॉलिटिकली जरा हम एक चीज जानना चाहते हैं, राम जेठमलानी जिन तर्कों को मनमोहन सरकार के दौरान दे रहे थे, उन तर्कों का जिक्र राजनीतिक तौर पर, चाहे वो अरुण जेटली साहब हो उस वक्त या फिर बीजेपी हो जिस भी रूप में हो, ये सारे लोग उसी तर्कों को आधार बनाते थे। आज वही राम जेठमलानी फिर तर्क दे रहे हैं लेकिन सरकार इससे ही तर है। ये पॉलिटिकल लाइन जो है, ये इसको किस रूप में देखा जाए? बिल्कुल प्रसून, क्या सवाल ये उठता है कि उस वक्त जब चुनाव चल रहे थे और जगह जगह जाके नरेंद्र मोदी या और जो दूसरे बड़े नेता हैं बीजेपी के, जब ये बातें कह रहे थे कि हम 100 दिन के अंदर लेते आएंगे और हमको किसी तरह की कोई अड़चन नहीं होगी, जो हमें संधियां करनी होगी हम कर लेंगे, क्या उनको उस वक्त ये बातें पता नहीं थी? ये अपने आप में एक सवाल है और शायद इसका बेहतर जवाब जो है खुद फाइनेंस मिनिस्टर और जो प्रधानमंत्री है वो दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी को पता है कि जो संधियां हमने की हुई हैं, भारत ने की हुई हैं, उन्हीं के आधार पर जो है दूसरे देश जो है वो जानकारी साझा करते हैं और उस संधियों के क्या क्या क्लॉज हैं, क्या नहीं है, ये सबको बखूबी पता है। खासतौर पर जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनको मालूम है कि ये क्या क्या संधियां हमने की हुई हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपको। 10:30 बजे अंदर भी जाना है। हम दर्शकों को एक जानकारी खाली दे दें कि हम एक सवाल चला रहे हैं। यह सवाल है कि क्या मोदी सरकार कालाधन वापस लेकर आएगी?
हम चाहते हैं इस पर आप अपनी राय जो है हाँ नहीं में कम से कम जरूर भेजें। हम अपने स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। उसके लिए अगर आपको लगता है हाँ लेकर आएगी तो आप 80 स्पेस Y, और अगर लगता है नहीं तो 80 स्पेस N यानी नो, और इसको आप भेज सकते हैं। इसका नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है 52424। इस पर आप भेजिए, क्योंकि ये लगातार एक सवाल है, वाकई वापस लेकर आएगी। और इसके साथ ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है कि आज से नहीं 1992-93 में ही गोरा कमेटी की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि ब्लैक मनी कैसे उस राजनीति को साध रही है जो राजनीति सत्ता तक पहुंचने के लिए पैसे का इस्तेमाल करती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और उससे शामिल होने के लिए राम जेठमलानी भी जा रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले हमारे सहयोगी संजय के साथ हैं। संजय, बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है काले धन को लेकर। हम बात करें राम जेठमलानी जी से। सर, कितनी उम्मीद लगती है कि सरकार पूरे नाम बताएगी? अभी तक तो अगर मगर कर रही है सरकार। तो कर रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे तो ये तो कल की बातें हैं। आज देखो क्या ऑर्डर करते हैं। फाइनल ऑर्डर तो आज होगा ना। इसमें सर आपको लगता है कि फिर कोई कानूनी अड़चन बता के जिस तरह से संधि और देखो ना, जो आदमी को मन साफ नहीं है वो कुछ भी कर सकते हैं। यानी इनका साफ कहना है कि मन साफ नहीं हो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मन साफ करने के लिए कोर्ट ने जो कड़वी दवा पिलाई है उसका असर कुछ न कुछ होगा जरूर। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं राम जेठमलानी साहब, वैद्य जैन साहब, जिस बात का जिक्र कर गए बड़े इशारों में, मन साफ नहीं है। सरकार का जाहिर है मन साफ नहीं है, वो इंडिकेशन वही है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो कल की कोर्ट की प्रतिक्रिया है, जैसे मेरे दोस्त कह रहे थे कि कहीं ना कहीं विश्वास में कमी आ रही है, और ये मानना कि सरकार का मन साफ नहीं है थोड़ा मुश्किल, मेरे ख्याल ठीक नहीं होगा। सरकार की एक मजबूरी होती है, सरकार को कानून निभाना होता है। जब आप कुर्सी पे होते हैं, जो सीट पे होते हैं, तो कानून आपके सामने आके खड़ा होता है। एक डोमेस्टिक लॉ है, एक इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ के तहत आपने एक संधि की है और उस संधि में आपने कहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो टैक्स डिपार्टमेंट यूज़ करेगा, और उस टैक्स डिपार्टमेंट में कोई क्रिमिनलिटी आती है तो फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों से शेयर की जा सकती है। आज की डेट में हो क्या रहा है कि जिद इस बात की हो रही है, नहीं आप उसके ऊपर स्लो इंक्वायरी कर रहे हैं टैक्स डिपार्टमेंट में, और ये मामला 3 साल से 4 साल से चल रहा है, और इसलिए हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप हमें दो, हम इंक्वायरी करेंगे। सरकार का कहना है कि हम नई सरकार हम आई, आज की डेट में आई है, आज की डेट में अगर हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो हम आपके आगे से इंक्वायरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो जाएगी। जब आप सीट पे हैं तो आपको तो ये कहना ही पड़ेगा। आप उसके ऊपर आप शक जाहिर करिए या कहिए कि मंशा साफ नहीं है, कुछ भी आप इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं, लेकिन सरकार सीट पे बैठ के कानून जो इंटरनेशनल लॉ है उसको नहीं वायलेट। तो ये लोग इससे पहले, सत्ता में आने से पहले नहीं समझ पाए? नहीं, मैं ये कहूँगा कि समझने बात नहीं। आप देखिए मंशा की बात क्या होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे ये इन्फॉर्मेशन बहुत दिनों से है। एक इसका आसान सा तरीका है जैसे आज किया जा सकता है कि इसकी इंक्वायरी बहुत जल्दी एक्सपीडाइट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कराई जाए। जितने भी अकाउंट हैं, 600-700 जितने अकाउंट हैं, इन अकाउंट की इंक्वायरी करा ली जाए। उन इंक्वायरी में जिन अकाउंटों पे बहुत सारे अकाउंट ऐसे निकलेंगे जो लेजिटिमेट हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनके अकाउंट हैं, क्योंकि इंडियन नाम होता जरूरी नहीं है कि ये सारा नाम इंडियन नाम से ही जनरेट किया गया डाटा, तो उसमें बहुत सारे नॉन रेजिडेंट हैं जिनके अकाउंट बाहर हो सकते हैं। बहुत सारे अकाउंट रेजिडेंट के भी जेन्युइन हो सकते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक के रूल के अंडर आज की डेट में पैसा ले जाना अलाउड है इंडिविजुअल का। $1,25,000 पर ईयर एक आदमी लेके जा सकता था, पहले ये $2 लाख तक लेके जा सकता था। वो बैंक में रखना अलाउड है, आरबीआई की इंटीमेशन में हो सकता है। इसके अलावा कुछ अकाउंट ऐसे निकलेंगे जिसकी की एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, जिसे हम कहते हैं कि इलेजिटिमेट मनी। वो अकाउंट 2 तरह के लोगों के हो सकते हैं, एक बिजनेसमैन का हो सकता है, पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट का हो सकता है। अगर वो अकाउंट मिलते हैं, सरकार उसकी पूरी इनकम टैक्स इंक्वायरी करके प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दे, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फिर ईडी वगैरह सारी अथॉरिटीज के पीछे आ सकती हैं। हमें जो सुप्रीम कोर्ट को जो लग रहा है कि उसमें इंक्वायरी स्लो है, इसका जो जिक्र किया, क्योंकि ब्लैक मनी का जो रेंज है, ईडी की जो खुद की रिपोर्ट है और जिस तरीके से इस देश के भीतर फेरा वायलेशंस की जो चीज़ें आई हैं, आप $1 लाख बोल रहे हैं, यहाँ कितना पकड़ा गया है वो जब हम बताएंगे, और वो जो डॉक्यूमेंट सामने है, इस देश के सामने है, मतलब वो छुपी हुई चीज़ भी नहीं है।